सर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो बिल्डिंग लग रहा है पीछे आ रही है और मैं आगे जा रहा हूँ, ऐसा क्यों? गन चलाते हैं तो हाथ में पीछे एक झटका आता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड। अगर आपको मैकेनिक्स नहीं आती, मतलब आपको जेई के अंदर कुछ भी नहीं आता, क्या मैं उससे पुश कर रहा था? मैं पुल कर रहा था नीचे की साइड, जाहिर सी बात है। उसने यूं करा, यूं करके सीधे यहाँ से क्या था, यहाँ पे जाला गया और बस फिर झूलता झूलता वहाँ पे जाता है। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन। गेट लगा दिया वाला, गेट लगा दिया फटाफट। पूरे चैप्टर का वन शॉट है, ठीक है जी। चलिए फोर्स से स्टार्ट करते हैं। फोर्स क्या होता है? क्या होता है फोर्स? धक्का मारना किसी को, कोई भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोई धक्का मार रहा है, उसका मतलब क्या है? फोर्स है, जाहिर सी बात है। फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल। अच्छा, पुश और पुल में कोई डिफरेंस है? नहीं है। पुल खींचना, आप लोग कभी कोई गेट खोलते हैं, आप केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, वहां पे क्या लिखा होता है? पुश। और जब अंदर से खोल रहे होते हैं तो पुल लिखा होता है, क्यों? फर्क है दोनों में कुछ? पढ़ेंगे आगे क्या फर्क है पुश और पुल में, ठीक है। एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। जाहिर सी बात है, अगर ये यहाँ पे खड़ी है और मैंने इनको ऐसे करके पुश किया तो क्या होगा? गिर जाएंगे, हो सकता है आगे जाके गिर जाए। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये यहाँ पे खड़ी है, पुश किया तो यहाँ पे जाके गिर सकते हैं, तो दिस इज पुशिंग। ठीक है, पुलिंग, पुलिंग कौन करता है? टग ऑफ वॉर में जैसे, टग ऑफ वॉर का तो मुझे पता नहीं है, जैसे आप मूवीज के अंदर देखो खींचा जाता है, हीरोइन को हीरो खींचता है ना, अक्सर काम पुलिंग। तो गलत एग्जांपल दे दिया आपको, कोई नहीं, खैर। अच्छा, फोर्स क्या है दोस्तों? एक वेक्टर क्वांटिटी। आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि फोर्स इज अ वेक्टर। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कुछ इस तरह हम लोग बनाते हैं फोर्स के ऊपर, व्हिच मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। बेसिक सी बात है काफी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज फोर्सेस इन मैकेनिक्स। ये इज हो गया, ये है इन मैकेनिक्स, ठीक है जी। अब तक जो आपने पढ़ा वो आपने काफी बेसिक बेसिक पढ़ा। इस चैप्टर में दिक्कत बच्चों को क्यों आती है? क्योंकि आपको मिलता है फ्री बॉडी डायग्राम, वो आपको समझ में नहीं आता। अभी आगे है वो, मेरे को लग रहा है पता नहीं 20-25 स्लाइड के बाद आपको मिलेगा फ्री बॉडी डायग्राम। वहीं से शुरुआत होती है आपकी मैकेनिक्स की। अगर आपको मैकेनिक्स नहीं आती, मतलब आपको जेई के अंदर कुछ भी नहीं आता, मैं कह सकता हूँ, और बोर्ड्स का तो आप भूल ही जाओ। तो मैकेनिक्स के अंदर मैं कह सकता हूँ फोर्सेस अपने पास दो पार्ट्स में डिवाइडेड है केमिस्ट्री। कौन से? कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। करेक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं? कॉन्टैक्ट वर्ड का मतलब क्या है? आपस में कॉन्टैक्ट में आए, ठीक है। जैसे आपने क्या पढ़े, कॉन्टैक्ट डिजीज और कौन से होते हैं? दूसरे वाली डिजीज। कॉन्टैक्ट डिजीज मतलब आपस में कोई कॉन्टैक्ट में, अब इट कुड बी स्नीजिंग वगैरह, जैसे हमारा कोविड-19 था, ट्रांसफरेबल कम्युनिकेबल डिजीज। कॉन्टैक्ट फोर्स भी सेम काम करते हैं कि फोर्सेस दैट अराइजेस ड्यू टू फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी क्या एग्जांपल दिया था कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और एक चिंटू लेटेस्ट से यहाँ पे खड़ा है, ठीक है जी, मैं खड़ा हूँ और मैंने इसको क्या किया, फोर्स से धक्का मारा, तो आप लोग कह सकते हैं अगर सर आपने धक्का बहुत तेज मारा है तो ये बंदा नीचे गिर जाएगा। तो क्या ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्या हो गया? क्या मैंने धक्का नहीं मारा, छुआ नहीं मैंने उसे। अच्छा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकता है कुछ? फूक मार के उड़ा दो, है करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। पहले कौन से? फ्रिक्शन, नॉर्मल, टेंशन और स्प्रिंग फोर्स। ध्यान से देखना कौन से हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? क्या करता है वो? मोशन को अपोज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग कोई ब्लॉक ऑफ मास रखते हैं, उसे आगे पुल करते हैं, तो पीछे क्या लगता है आपका? छोटा एफ, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल फोर्स। उसका काम क्या है? सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट को ऑन अ सरफेस। ऑन अ सरफेस, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। कहां पे लगता है ये? परपेंडिकुलर लगता है। अगर मैं आपके सामने एक वेट मशीन यहाँ रख दूं, आपने कभी ना कभी अपना वेट किया होगा, आप इस पे ऐसे खड़े हुए, तो जो आपकी वेइंग मशीन है वो कैलकुलेट क्या करती है? वेट नहीं, नॉर्मल फोर्स आपका। तभी आप उस पे देखो, तभी आप उस पर यूं रहते हो, थोड़ी यूं, तो क्या होता है उससे? वेट आपको फ्लक्चुएट होता हुआ दिखता है, बढ़ता कम होता हुआ दिखता है, क्योंकि आप अपने आप को क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो नॉर्मल फोर्स का मैं जाहिर सी बात ये कह सकता हूँ कि सर क्या है, ये सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट को एक सरफेस के ऊपर। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टेंशन। टेंशन क्या होता है बताओ जरा, बोलो बोलो। कोई भी अपवर्ड फोर्स। यहाँ पे क्या लिखा है? कोई भी अपवर्ड फोर्स, बस वही पढ़ लिया। देखो, अपवर्ड फोर्स जो कहाँ लगता है? रोप्स पे, स्ट्रिंग्स पे और वायर्स पे। इस पे पूरा टॉपिक आगे समझाऊंगा भी आपको टेंशन फोर्स क्या है। फिर मोहल्ले में आया स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स जैसे उसका नाम है स्प्रिंग, इसके अंदर भी स्प्रिंग होती है। स्प्रिंग जानते हैं सारे क्या होता है? ये वाली स्प्रिंग क्या होता है? फ्रॉम स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग्स पे आपको क्या मिलता है? स्प्रिंग फोर्स। करेक्ट। इन चारों कॉन्टैक्ट फोर्स में कोई दिक्कत याद हो गई? कौन से थे? फ्रिक्शन, स्प्रिंग और नॉर्मल और टेंशन, ठीक है। अब मार्केट में आए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है? कि फोर्सेस दैट कैन एक्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। एग्जांपल के तौर पे बचपन में आपने करे हैं, स्केल को ऐसे रगड़ा सर पे, छोटे छोटे कागज के पीसेस पे लगाए, वो चिपक गए। करेक्ट। तो सर ऐसा कौन से फोर्स आ गए? तो जैसे हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स काफी सारे थे,
कौन से फ्रिक्शन था, नॉर्मल था, टेंशन था, स्प्रिंग फोर्स था, वैसे ही अपने पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी काफी सारे हैं। पहला फोर्स क्या है उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आई? ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में स्टाइलस है, इसको मैं ऊपर फेंक रहा हूं, वापस नीचे आया, तो क्या कोई ग्रेविटी के बीच में जो अर्थ के सेंटर से आ रही है, या फिर मेरे हाथ से कुछ फोर्स लगा इसको कांटेक्ट में? नहीं, वापस नीचे आ गया। कोई डाउट इसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा होता है? अच्छा, अगेन अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस आपको बता दिया है। दिस इज बिटवीन टू चार्ज बॉडीज। टू चार्ज बॉडीज हमने वहां पे कौन सा किया, हमने सर पे रगड़ा, ऐसे किया तो वो चिपक गया, तो उसमें चार्ज आया, उसने उसको अट्रैक्ट किया, करेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप 12th के अंदर पढ़ेंगे, सेपरेट चैप्टर है स्टार्टिंग के 1 और 2 इलेक्ट्रोस्टैट्स के, और स्टार्टिंग के 3 चैप्टर अगर आप लोग मिला दो 17 नंबर की वेटेज है। अगर आपको यही नहीं पता ये वाला फोर्स क्या है, तो 12th तो आप लोग भूल ही जाओ 17 नंबर अपने। फिर आता है मोहल्ले के अंदर मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या कहते हैं कि बिटवीन मैग्नेट्स और मैग्नेटिक मटेरियल। जाहिर सी बात है, अगर आप लोग दो मैग्नेट को पास रखो, लेटर से एक मैग्नेट यहाँ रखी है, हर्षित एक मैग्नेट यहाँ रखी है, तो इसकी कुछ फील्ड होगी, इसकी कुछ फील्ड होगी, मगर जैसे ही मैं हल्का से यहाँ पे लेके आता हूँ, ये क्या होता है, आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या मैंने बिल्कुल आपस में दोनों को चिपकाया था? नहीं सर, इनकी फील्ड है कुछ की, अगर आपने इसे यहाँ रखा, इसका इफेक्ट यहाँ तक था, तो आपस में दोनों क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। तो हेंस दिस कैन बी आल्सो कंसिडर्ड एज योर मैग्नेटिक फोर्स, टाइप ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, करेक्ट। एग्जांपल्स भी आप लोगों के लिए लगा दिए हैं। मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या कहते हैं, कौन सी पिन होती है? आयरन चिप्स कह लो, फिर कौन सी वाली पिन होती है? नेल्स कह लो, करेक्ट। कीले यहाँ पे पड़ी है, पेपर क्लिप्स होती है, बिल्कुल ठीक। पेपर क्लिप्स है सर, ये मैग्नेट है, जाहिर सी बात है चिपक गए। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है सर? न्यूटन के सर पे सेब गिरा था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल है। अगला इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे मैंने आपको स्केल से बताया, आप लोग बचपन में करते होंगे। यहाँ पे क्या है, बलून से करा जाता है, बलून से भी बिल्कुल कर सकते हो, उससे रब करके, ठीक है। ठीक है, चलो लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट हमारे पास आती है, क्या नाम है इसका, बताओ कोई है? पहले फर्स्ट नेम हाँ ठीक है, एरिस्टोटल्स फेलेसी। क्या है एरिस्टोटल्स, तू बता। ठीक है, समझ गए ना तुम लोग, एरिस फेलेसी, ठीक। अच्छा, इसने क्या बोला कि अगर आपको कोई भी चीज को मोशन में रखना है, अगर कोई भी चीज को आपको मोशन में रखना है, तो उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप कह लो एरो, तीर कमान। मेरा मतलब ये है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ धनिष्ठा, लेटर से मैंने तीर कमान से तीर छोड़ा, तो उस पर कोई हवा का फोर्स लगा पीछे, बहुत कॉमन सी बात है सर, लगा। अगर आपने यहाँ पे एक एरो छोड़ा, लेटर से आपका एरो है यहाँ पे, इसे आपने छोड़ा, इस पे क्या लग रही है, पीछे से हवा लग रही है। तो अगर मुझे उस एरो को मोशन में रखना है, तो हमेशा उस पर क्या लगनी चाहिए, हवा लगनी चाहिए। ये इस थ्योरी ने बोला, बात समझ आई? क्या बोला इसने कि सर अगर आपको उस एरो को हमेशा हवा में रखना है, तो पीछे हमेशा क्या लगी होनी चाहिए, हवा। मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स आपको चाहिए। क्या बोला इसने कि इट इज द इनकरेक्ट आइडिया बेस्ड ऑन एवरीडे ऑब्जर्वेशन। अगर आप लोग देखें एवरीडे ऑब्जर्वेशन है ये, हाँ बिल्कुल है। हम लोग ये बोलेंगे कि सर अगर आपको मेरे को धक्का मारना है, तो पहले मुझे फोर्स लगाओ, तभी तो आके मैं ऐसे होऊंगा, वो वरना उसके बिना कैसे होऊंगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स थोड़ी है। तो इनकरेक्ट आइडिया है, जाहिर सी बात है। Based on everyday observation that a continuous external force is needed to keep an object in uniform motion. तो ये इसकी जो फैलेसी थी, कुछ भी बोलो, ये क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक। इसको ठीक किसने किया? मोहल्ले में दो लोग आए, एक का नाम था गैलीलियो, एक का नाम था न्यूटन। दोनों ने क्या बोला कि ये काम ऐसे नहीं हो सकता, बिना उसके फोर्स के हो जाएगा। दिस वॉज रिफ्यूज्ड बाय गैलीलियो एंड न्यूटन, हु एस्टैब्लिश्ड that an object in the motion stays in motion unless a force like friction acts to stop it, meaning force changes motion not maintains it. सिंपल सी बात है कि आपका फोर्स है वो क्या करता है, उसका पाथ चेंज करता है, उसे मेंटेन नहीं करता। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना जरा। अगर आपकी ये लेटेस्ट से कोई गाड़ी है, ठीक है, आपकी ये गाड़ी है, आप आराम से जा रहे हैं चुप 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 करके रोड पे, तो अगर आपको गाड़ी को आगे मूव करना है, आपने बोला सर क्या बात कर रहे हो, मैंने पूरा फुल एक्सेलेरेटर दिया, पूरा आपने इस पर रखा अपना पंजा, और वो आगे भागी गाड़ी। अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, क्या रोड पे फ्रिक्शन है? बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, वो तो बनाई ऐसे गई है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। अगर फ्रिक्शन रोड पे नहीं है, तो क्या ये गाड़ी कभी रुकेगी? नहीं रुकेगी। आप बोलोगे सर मैं ब्रेक मारूंगा, तो ब्रेक भी तो कैसे काम करेगा कि गाड़ी की जो टायर है उसे रोड के साथ रोके। अगर वही बिल्कुल चिकना है तो क्या होगा? अच्छा, जैसे बारिश होती है तो क्या होता है, अर्षद बता। रोड गीली, मतलब फ्रिक्शन कम हो गया, अभी है मगर कम हो गया। तो अक्सर आपके एक्सीडेंट कहाँ होते हैं? बारिश के अंदर। किसी मेरी बाइक स्लिप हो गई, मैंने से ब्रेक दबा दिया था, तो एकदम से रुकी, वो पूरी स्लिप होती हुई आगे गई, होता है अक्सर ऐसे, आपने देखा होगा। तो हेंस अगर फ्रिक्शन नहीं है तो
क्या होगा, आपकी गाड़ी हमेशा चलती रहेगी टू इनफाइनाइट। तो फ्रिक्शन होना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना आप लोग चल भी नहीं सकते, जाहिर सी बात है। चलोगे कैसे, फिर तुम तो यूं फिसलते रहोगे। ये जो आवाज आ रही है आपको नीचे किच 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 की, वो किसकी है, मिट्टी की होगी, तो फ्रिक्शन बन रहा है आपका, तभी आप लोग खड़े हैं बैठे हैं। ठीक, तो ये बात किसने प्रूव करी, गैलीलियो एंड न्यूटन ने। करेक्ट, इतना आया। उसमें ये इनकरेक्ट आइडिया कैसे है? इनकरेक्ट आइडिया ऐसे है क्योंकि देख, इन्होंने क्या बोला कि जो अपना एक्सटर्नल फोर्स है वो एक्ट कर रहा है कि उसे रोक रहा है, मगर ऐसा है नहीं। वो करता क्या है, उसका मोशन चेंज करता है, इंस्टेड उसका डायरेक्शन। ये रुक जा, मैंने क्या बोला, unless a force like friction acts to stop it, meaning force changes motion not maintains it। हाँ उसे मेंटेन नहीं करता, तो और नहीं कर रहा, रोकने की कोशिश उसका कर पाथ रहा, चेंज कर path सकता है change। बस। और वो कह रहा था कि वो मेंटेन नहीं करता रहता है, हाँ चलते हाँ, रहता कि अगर तुमने तीर मारा तो हवा एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है, वो चलता रहेगा तीर हमेशा। तो जाहिर सी बात है सर, काफी लॉजिकल है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, देखो समझो, बहुत ही कॉमन है। आप लोग गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में क्या होता है, आप लोग कभी गाड़ी स्कूटी स्टार्ट करते होंगे, तो कभी कभार क्या होता है कि सर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ऐसे पीछे वो आता है, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक जर्क आता है पीछे। लेटेस्ट से आपने गाड़ी स्टार्ट करी और कभी कभार क्या होता है, क्लच जल्दी छोड़ दिया तो बंद हो जाती है झटके मार के, यूं करके। तो आपको झटका क्यों लगा पीछे की साइड, या फिर कभी भी आपने एक्सेलरेटर दिया तो ऐसे क्यों हुआ। कि वो मोशन में हमें एक जगह रेस्ट करेक्ट, हमारी बॉडी ऐसे बनाई गई है कि वो कहती है कि या तो मैं रेस्ट पे, मुझे रेस्ट पे रहने दो। ये मैंने आपको रोटेशनल मोशन में भी समझाया है। करेक्ट, कि आपकी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो क्या कहती है, मुझे रेस्ट पे रहने दो। अगर मोशन में है तो कहती है मुझे मोशन में रहने दो। समझे बात को। सेम काम किसने बताया, इनर्शिया ने बताया कि दैट इनर्शिया इज अ नेचुरल टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की टू रेसिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कि अगर मैं मोशन में हूं तो मुझे मोशन में रहने दो, रेस्ट पे हो तो मुझे रेस्ट पे रहने दो। जाहिर सी बात है, अगर मैं कह रहा हूं कि आप लोग की गाड़ी चली तो आपको स्टार्टिंग में झटका लगा, फिर आप लोग मोशन में आ गए, उससे पहले आप रेस्ट पे थे, गाड़ी किस में थी, मोशन में, तो आपको झटका लगा। अब गाड़ी भी मोशन में, आप भी मोशन में चल रहे हैं, ब्रेक लगा तो कहां पे जाते हैं आप लोग, आगे की साइड। सर ब्रेक लगा तो हम आगे जाते हैं, क्यों, क्योंकि अब बॉडी इनर्शिया मोशन में था आपका, अब वो एकदम से रेस्ट पे आ गया। या तो उसे मोशन में रखो, जैसी रेस्ट पे आया तो आगे जंप लगा। सिंपल सी बात है, काफी से आगे हमने अच्छे से प्रूव किया है। और क्या बोला गया कि अ बॉडी चेंजेस इट्स स्टेट ओनली व्हेन एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फील्ड, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। करेक्ट, इमेजिन करो आप लोग कि वहां से एक ट्रक आ रहा है और उस ट्रक के आगे मैं खड़ा हूं। ठीक है, मैं कह रहा हूं यहां से एक ट्रक आ रहा है आपका बड़ा वाला, और ट्रक के आगे मैं खड़ा हूं। तो ट्रक लेटेस्ट से 100 की स्पीड पे आ रहा है, 100 मीटर पर सेकंड पे आ रहा है, तो क्या मेरे को चोट लगेगी, बताओ। हाँ सर, बहुत ज्यादा लगेगी, उड़ते हुए जाओगे पता नहीं कहां तक। अगर मैं कह रहा हूं वही सेम ट्रक आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, सेम मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो क्या मेरे को चोट लगेगी, नहीं। हल्का सा मैं कह रहा हूँ जर्क लगेगा, झटका लगेगा, कि हो सकता है मैं यहाँ से हल्का से यहाँ पे आ जाऊं, बस इतना नहीं होगा कि जो मेरा हाल यहाँ पे होगा। कहने का मतलब ये है कि मास पे भी डिपेंड करता है और स्पीड पे भी कर रहा है। स्पीड पे डिपेंड किया यहाँ पे, तो मास कैसे कि मैंने तेरे को, ये फोन है सैमसंग का, फेंक के मारा। अब मैंने तेरे को ये आर डी शर्मा पूरी जो की मोटी किताब पढ़ी है, ये फेंक के मारी, तो चोट ज्यादा किसमें लगेगी, इस किताब में। तो क्या इसका मास और इसका मास कंपेरेबल है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कंपेरेबल है। ये बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स का पार्ट है। इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीनों बातें मैं आपको समझाता हूँ, इमेज को छोड़ दो। इनर्शिया एट रेस्ट तो मैंने आपको बता दिया कि आप गाड़ी के अंदर बैठे रेस्ट पे हैं, गाड़ी मोशन में है, आपको पीछे झटका लगा, फिर आप आगे मूव करें। अब आप आ चुके हैं इनर्शिया ऑफ मोशन में। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है, यहाँ पे बहुत का एग्जांपल है, आप अपना एग्जांपल ले सकते हैं कि आप मोशन में हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गाड़ी मोशन, आप भी मोशन में। मगर लेटेस्ट से जो मेरे पास मेरी बाइक थी या फिर मेरी गाड़ी थी, मैंने उसमें एक शार्प टर्न लिया था लेफ्ट। अगर मैं लेफ्ट लेता हूँ टर्न तो किस डायरेक्शन में जाता हूँ मैं, राइट। ऐसा क्यों, अगेन इनर्शिया क्या है, कोई भी चीज को अपोज करेगा, रेसिस्ट करेगा। अगर मैं लेफ्ट जा रहा हूँ तो लेफ्ट नहीं जाके मैं कहाँ जाऊंगा, राइट। इनर्शिया बोलेगा नहीं मुन्ना, अगर तूने यहाँ से टर्न लिया है लेफ्ट की तरफ तो अब तू जाएगा इस डायरेक्शन में। सेम काम आपको यहाँ पे बताया गया है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यहाँ पे बुक का एग्जांपल है, मैंने आपको एक एग्जांपल से तीनों बातें समझा दी। अ बुक ऑन अ टेबल वोंट मूव अनलेस पुश्ड, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, कैसी बातें कर रहे हो। इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करी गई है तो बॉल कीप्स रोलिंग रोलिंग अनलेस समथिंग स्लोज इट, ऑब्वियस सी बात है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, अ कार टर्निंग क्विकली मेक्स यू लीन साइडवेज। क्लियर है, तीनों में डिफरेंस समझ में आया, क्या डिफरेंस है, नहीं आया मुझे लग रहा है, आ गया वंश, ठीक। चलिए जी, अब शुरुआत होती है न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसी को हम लोग मोहल्ले में लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। देखो जरा पहले इसे पढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि एवरी ऑब्जेक्ट परसिस्ट इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय फोर्सेस इम्प्रेस्ड ऑन इट। इंग्लिश पढ़ के कुछ समझ में नहीं आता, मेरे तो नहीं आया।
जो मैंने आपको पीछे बोला इनर्शिया, वही है इसका मतलब भी। क्या बोला गया सर कि हर एक ऑब्जेक्ट परसिस्ट करता है अपनी स्टेट में, अब चाहे वो रेस्ट की हो या मोशन की हो, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेयर टू अ चेंज, कि आप रेस्ट से मोशन में जा रहे हैं या फिर मोशन से रेस्ट में जा रहे हैं। करेक्ट। काफी सारे एग्जांपल्स हैं, अ पार्क्ड कार, बॉल रोलिंग, एस्ट्रोनॉट्स आपके स्पेस के अंदर फ्लोट करते हैं। सीट बेल्ट गाड़ी में क्यों होती है? जाहिर सी बात है, जैसे सीट बेल्ट होती है वो ऐसे आपको रोक लेती है, तो उसका काम क्या है? ब्रेक लगने पे आपको जो भी आपका स्टीयरिंग है, जो भी आपका विंडशील्ड है, उस पर ताकि आपका ये माथा ना लगे, वरना तो फिर आप डैशबोर्ड। देखते हैं। हाँ, डैशबोर्ड है, काफी सारे एग्जांपल है। बुक रखी है शेल्फ के अंदर, एक स्लेड ऑन अ स्नो, है ना, अ डाइवर ऑफ अ डाइविंग बोर्ड करता है। वो क्या करता है सबसे पहले? ऊपर नीचे होता है। करता है, उस पर देखा आपने जो उसका फट्टा लगा होता है यहाँ पे खड़ा होके, अगर वो उसके यहाँ पे पानी है नीचे, तो यहाँ पे पहले वो ऐसा करता है, फिर अपने हाथ का डायरेक्शन बनाता है ऊपर के, फिर जाके वो जंप मारता है। हेंस न्यूटन लॉ फॉलो करता है। अगेन जब वो डाइव भी कर रहा है तो वो कौन सा लॉ फॉलो करता है? स्विमिंग किस में आता है? थर्ड लॉ। हाथ पीछे मारा, गया आगे, लीव्स फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। ठीक है जी। अब बात आती है मोमेंटम की। मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं राजू पी से। क्या फॉर्मूला होता है इसका? एम वी। करेक्ट। मास इनटू वेलोसिटी। करेक्ट। अक्सर आपने सुना होगा मोमेंटम वर्ड कौन यूज करता है? क्रिकेटर्स। मैं बता रहा हूँ जो मैंने जहां तक सुना है, वो बोलते हैं कि वी वर गेटिंग मोमेंटम। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो, है ना, मोमेंटम ब्रेक हुआ, हमारा मोमेंटम बन गया था, ये हुआ था। ऐसे एक देखिए आपने पाकिस्तान का वो क्रिकेटर था, उसकी वायरल हुई थी रील, नहीं देखी? उनकी इंग्लिश तो आपको पता ही है पाकिस्तानी होगी, है ना, पता नहीं कौन, तो बाबर आजम था शायद से, या बाबर आजम था, उसके साथ में कौन है दूसरा वाला? अफरीदी की भी एक वायरल। ऐसी ऐसी मोमेंटम मोमेंटा करते रहे मोमेंटम मोमेंटम मोमेंटा मिला। तो मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। पहली बात तो क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है सर, जो क्या डिस्क्राइब करती है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जाहिर सी बात है सर, फॉर्मूले के अंदर वेलोसिटी आ रहा है तो मोशन की बात होगी। ठीक है। फिर क्या बोला गया? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास एंड वेलोसिटी। आपको ऊपर दिखा भी दिया, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। और क्या है? फॉर्मूला, चलो वो तो हमने बता दिया ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास की इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई मोमेंटम इज इंपॉर्टेंट। कोई बता सकता है क्या मेरे को? बोलो भाई। यहां पे जो लिखा बस छोड़ दो, ऐसे ही बताओ। बता भाई। नींद में लग रहा बड़ा, तो 2 बजे सोता दिन में, बता। बस बस, तुम्हारा तो हो रखा है भाई। ठीक है। पहला देखो, समझो क्या है, डिस्क्राइब मोशन बेटर देन वेलोसिटी। जाहिर सी बात है, वेलोसिटी टेल आपको क्या करता है कि हाउ फास्ट, मगर अगर बात मोमेंटम की आती है तो क्या बताता है? हाउ हार्ड टू स्टॉप। जाहिर सी बात है, अगर आप लोग एक नॉर्मल से डिस्टेंस पे अपनी आगे वाली गाड़ी की, बाइक की, स्कूटी के, तो आपको पता है कि मैं पहले पीछे वाली ब्रेक मारूंगा, हल्की हल्की मारूंगा, ताकि मैं दूर से ही स्लो होता पाऊं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे रेड लाइट लगी हुई है, और आप लोग को क्या होता है कि अगर आप लोग स्पीड में आ रहे हैं तो आप लोग इतनी एक एडिक्वेट डिस्टेंस पे अपनी स्पीड धीरे कर लेते हैं, धीरे कर लेते हैं कि मैं काफी एकदम, अगर यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे रुक जाऊं, है ना, कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप लोग यहाँ पे अगर 100 की स्पीड में आ रहे हैं तो यहाँ पे आप 80 पे हैं और यहाँ पे एकदम आप 0 कर देंगे, नहीं। क्या होता है उससे? स्टॉप ही लग के सीधा उड़ते हुए आगे नीचे गिरोगे। तो सेम काम किसका है? मोमेंटम का। वेलोसिटी आपको क्या बताती है कि कितना तेज, मगर मोमेंटम क्या बताता है कि हाउ हार्ड टू स्टॉप। करेक्ट। अ ट्रक एंड अ बाइक में हैव सेम वेलोसिटी बट ट्रक हैज मोर मोमेंटम। अगेन क्यों? क्योंकि मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? आपके मास पे। फॉर्मूले में मास इनटू वेलोसिटी। करेक्ट। शाबाश। दूसरी बात क्या बोली इसने? कोलिजन्स को बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया। कैसे किया वो देखते हैं। इट इज यूज्ड इन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है सर, पढ़ा आपने मुझसे कोलिजन क्या होता है? ठीक है। टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। कहने का मतलब क्या है? आपने क्या पढ़ा है कि सर बिफोर कोलिजन या फिर आफ्टर कोलिजन आपका जो टोटल मोमेंटम होता है हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है, इक्वल रहता है। पढ़ा है हमने, बात सिंपल सी बात है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनिशियल मोमेंटम जो था फाइनल के बराबर रहेगा। कुछ समझ नहीं आया? नहीं आया? फिर से बताऊं? आ गया? एक और बार बताओ। कौन सा? कोलिजन वाला। देख, इमेजिन कर, यहां से एक बॉल है, एक बॉल यहां से आ रही है, कुछ वेलोसिटी इसकी है, लेटर से v1, कुछ वेलोसिटी इसकी, लेटर से v2। ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि सर यहाँ पे इनका क्या होता है? कोलिजन होता है। अब क्या होगा? इसमें गया v1, इसमें गया v2, तो अल्टीमेटली अगर मैं कह रहा हूँ एक का मास ज्यादा है, लेटर से ये वाली बॉल थोड़ी बड़ी बड़ी है, तो ये इसको इस डायरेक्शन में लेके मूव करेगी दोनों को। तो क्या बोला गया है? v1 प्लस v2 जो होगा, और जो पहले सेपरेट v1 प्लस v2 का सम होगा, ये दोनों सम आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बस, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। क्लियर है? आफ्टर कोलिजन या बिफोर कोलिजन मोमेंटम हमेशा आपको क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। बहुत ही बेसिक सी बात है सर। ठीक है, चलिए स्वागत करिए न्यूटन के सेकंड लॉ का मोशन के। क्या बोलता है ये? अच्छा, मैं चालू करें रिकॉर्डिंग?
मुझे बता देना जैसे यहाँ पे स्टोरेज का आ जाए, कुछ कर दूंगा खाली। ठीक है, क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स एंड अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आया? मुझे तो नहीं आता, मैं मेरे टीचर से पढ़ा था तो नहीं आया, ऑब्वियसली बात है नहीं आएगा। इंग्लिश समझ पहली बार में नहीं आती अनटिल एंड अनलेस आप घनिष्ठा है। ठीक है, तो ये तो वर इन पीस है। तो हम सिंपल लोगों के लिए बात करते हैं कि सर हमने क्या बोला है यहाँ पे कि इट इज चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बस ये बात को पकड़ो आप, क्या बोला है कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। छोड़ो इस बात को, क्या बोला है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? डीपी बाय डीटी के, वेयर पी इज द मोमेंटम। ठीक है सर, अगर मैं बात करता हूँ कि सर डीपी की बात करिए आपने, तो आप ये कह सकते हो कि अच्छा इक्वल बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात है। चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम क्या होता है? एमवी, टी इज टाइम, तो एमवी हमने यहाँ पे खोल दिया। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक बात बताओ, ये क्या दिख रहा है आपको? वी बाई टी बनता हुआ एक्सेलरेशन। तो मतलब सर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास इनटू एक्सेलरेशन के, जिसी को हमने क्या नाम दिया? एफ इक्वल्स टू एम ए। एक छोटा कॉन्स्टेंट आता है यहाँ पे के, मगर उसके की वैल्यू 1 ही होती है, तो उसकी वजह से एफ इक्वल्स टू एम ए बन जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो मतलब अगर आपसे आपसे कोई पूछता है कि फोर्स क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर इट। अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगा कुछ गेम खेल रहा है। अच्छा ठीक, सेम काम है सर 400 kg में आपको ज्यादा जान लगानी पड़ेगी एज कम्पेयर टू 40 kg। ऐसा क्यों? बिकॉज फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास बहुत ज्यादा है तो फोर्स भी आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, अब चाहे उसे आप पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है चलो सेकंड लॉ के कुछ की पॉइंट्स की। क्या बोला इन्होंने कि फोर्स डिपेंड करता है चेंज इन मोमेंटम पे, नॉट जस्ट वेलोसिटी। हमने भी पीछे देख भी लिया उस बात को। और क्या बोला कि ग्रेटर फोर्स ग्रेटर एक्सेलरेशन। जाहिर सी बात है सर, अगर फोर्स आपका ज्यादा है तो बैलेंस करने के लिए या तो एम ज्यादा होगा या तो ए ज्यादा होगा, पूरा बैलेंस करने के लिए। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रहेगा? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। जाहिर सी बात है, अगर लेटेस्ट से तो यहाँ पे खड़ा है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हर्षित खड़ा है, ठीक है जी, और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अब मैंने तुमको धक्का मारा स्ट्रेट लाइन में, मतलब ऐसे एक्सेलरेशन मेरा ऐसे है, ऐसा तो नहीं कि तू वहां जाके गिरेगा, कि मैंने ऐसे धक्का मारा तू पूरा वहां पे जाके, ऐसा तो नहीं है। मैक्सिमम मैक्सिमम यहाँ पे हो सकता है आसपास। तो यही बात इसने प्रूफ कर दी सेकंड लॉ ने कि जहां पे आपका एक्सेलरेशन होगा वहीं पे आपका फोर्स होगा। क्यों क्यों नहीं गिरेगा? ओह, हाँ तो ज्यादा है, मैंने खुद बोला अब तू बोल दे हाइट कम है। मैंने खुद बोला गिरूंगा ही नहीं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं, बात समझ में आई कि यहाँ गिर सकता है या आसपास यहीं पे। ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पे धक्का मारूं तो वहां गिरेगा, मतलब जिधर मैंने फोर्स लगाया उधर ही आपका क्या है? एक्सेलरेशन है। करेक्ट। ठीक है, एग्जांपल सुन लो भाई प्यारे। आओ 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 आओ। पहला क्या है? किकिंग ऑफ फुटबॉल हार्डर। जाहिर सी बात है, बॉल क्या करेगी? इट विल मूव फास्टर। नेक्स्ट क्या है? स्टॉपिंग अ फास्ट मूविंग ट्रक नीड्स मोर फोर्स, ऑब्वियस सी बात है। कैचिंग अ बॉल बाय पुलिंग हैंड्स बैकवर्ड रिड्यूसेस फोर्स, जो आपने देखा होगा विकेट कीपर्स को या कोई भी आपके एमएसडी है ना, थाला फॉर अ रीजन, वो कोई भी कैच भी करता है तो वो हाथ यूज करते हैं, मोमेंटम बनाते हैं। बात समझ में आई? आप मत करो, आप तो मुंह पे आई इसी ठीक है। इम्पल्स की बात करते हैं, डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल जे से। इम्पल्स क्या होता है? ये बंदा इम्पल्सिव है, जैसे मैं कहता हूँ ये इम्पल्सिव है, ये इम्पल्सिव है, बोलो उसका मतलब क्या है? इम्पल्स का मतलब क्या है? इम्पल्सिव क्या है? रिएक्शन, गुस्से वाला, करेक्ट। कि ये तुरंत रिएक्ट करता है, कि शॉर्ट टेम्पर्ड है। अगर मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट टेम्पर्ड है, मतलब उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है या बहुत लेट आ रहा है? जल्दी आ रहा है, मतलब टाइम पीरियड जो है, जो विंडो है टाइम ब्रैकेट की गुस्सा आने की, बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है? बहुत छोटी है, करेक्ट। मतलब जो भी बात होगी सर वो बहुत ही छोटे टाइम की होगी, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ठीक है, आओ जरा पढ़ते हैं इम्पल्स का फिजिक्स के अंदर मतलब क्या है। इम्पल्स इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्टर टाइम इंटरवल। जो मैंने बोला हिंदी में वही है इंग्लिश में लिखा हुआ है। दूसरी बात क्या बोली? इम्पल्स का फॉर्मूला बोला सर आपने, जे इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। ये मैंने टर्म बना दिया, रिलैक्सेशन टाइम आपका, टाइम एफ इनटू टी, फोर्स इनटू टाइम की क्या ड्यूरेशन है पूरी। ठीक है जी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जाहिर सी बात है फोर्स आ रहा है तो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हमने क्या लिया है कि कोई क्रिकेटर है, लेट अस से एक कोई नॉर्मल मामूली से क्रिकेटर मैंने लगा रखा है विराट कोहली, है ना? मामूली नहीं है भाई। तो लेट अस से ये कोई शॉट मार रहा है, अपना कवर ड्राइव मार रहा है, अपना कोई भी शॉट मार रहा है, तो क्या बॉल बहुत ज्यादा टाइम तक इसके बैट से चिपकी रहती है? नहीं सर, बॉल आई 150 की स्पीड पे और तड़क करके इसने मारा शॉट, तुरंत आपका सुंदर सा स्ट्रेट ये ड्राइव या कवर ड्राइव गया।
सेम काम अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ में जो आपको पूरा एरिया मिलेगा वो क्या मिलेगा? इंपल्स मिलेगा। याद रखना कि फोर्स, अगर जैसे टीचर ने पूछा स्कूल में फोर्स टाइम ग्राफ से तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो क्या मिलता है? एरिया इंपल्स। Impulse. इंपल्स, ये पूरा एरिया तो मिला मगर वो एरिया किसका है? इंपल्स का है। जाहिर सी बात है सर, एफ इंटू टी है तो इसकी वजह से न्यूटन हो गया, इसकी वजह से सेकंड हो गया, तो न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट भी लिखी हुई है। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट अपने पास इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुन लो जरा ध्यान से। क्या है? इंपल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इंपल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। मतलब सर बात करो इंपल्स की, मतलब चेंज इन मोमेंटम की बात करी है, ठीक है, ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्या डीपी बाई डी की बात करी है? जी हाँ, यही बात करी है। इसका डेरिवेशन भी होगा मेरे को लग रहा है मेरे पास। जी हाँ बिल्कुल है, जो मैंने पीछे लिखा था वही है, पर आपको स्टार्टिंग के स्टेप समझा देता हूँ। मोमेंटम हम लोग जानते हैं राजू, पी इक्वल टू एम होता है। इनिशियल लेटर से एम है, फाइनल लेटर से एम है, ठीक है जी। अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहूँ, अगर मैं इसको लेटर से कह रहा हूँ 1, इसको कह रहा हूँ 2, इक्वेशन 2, तो यहाँ पे हमने क्या किया? फाइनल माइनस इनिशियल, 2 माइनस 1, आपको क्या मिला? डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। आ रहा है वंश? स्पीड ठीक है, ज्यादा तो नहीं है? ठीक है। रिवीजन का टाइम ऐसे ही होगा आपका। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, क्या हमने ये बात पीछे प्रूफ करी थी? जब हमने पी की जगह एम रखा था, फिर वी बाई टी एक्सेलरेशन हो गया था, एम आ गया था। तो जाहिर सी बात है सेकंड लॉ से आप कह सकते हो डीपी बाई डी, जो तुमने लिखा था कॉपी के अंदर, है ना। अगर इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड्स बाई डी टी, ठीक है सर, अगर आपने यहाँ भी डी टी किया, अगर आपने यहाँ भी डी टी किया, तो ये वाला तो रहेगा मगर ये वाला कट गया, ठीक है जी। तो एफ डी टी इक्वल्स टू डीपी रह गया, एफ डी टी इक्वल्स टू क्या रह गया? डीपी रह गया। इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, मतलब सर क्या कह रहे हो? ये वाला क्या कर रहा हूँ करने को, डीपी का इंटीग्रेशन क्या होगा? पी, और पी हमारा क्या था? डेल्टा पी, एम बी माइनस एम यू, करेक्ट। एफ डी टी हमने पीछे सीखा क्या होता है? इंपल्स, फोर्स जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, दैट इज इंपल्स ओनली। तो जी हाँ जी हाँ जी हाँ, इंपल्स का फॉर्मूला आ गया एम बी माइनस एम यू, एम बी माइनस एम यू। ये आप लोगों ने लर्न करना है वरना आपको दिक्कत होगी काफी। एम बी माइनस एम यू आया समझ में? पक्का आया? एक और बार बता दूं, आ गया? आ गया, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बात मैंने आपको बताई थी जब हमारा क्लास में पूरा बैच हुआ था रोटेशन के अंदर, ये लॉज ऑफ मोशन में कि सर मोमेंटम को कंजर्व करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना फिर होता है कि आपका चाइना के टाइम की सर की रोटेशन धीरे हो गई, फिर आप 40,000 साल लगाओ, अब चाहे वो 0.06 है, ये कुछ भी है, फिर बात आती है कि सर पूरे यूनिवर्स का आपको मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए अगर सब कुछ स्टेबिलिटी चाहिए तो टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, इसका मतलब क्या है सर पहले ये बताओ। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है जहां पे जो आपका नेट फोर्स है वो क्या है? जीरो। मतलब कोविड के टाइम पे सब कुछ, सब लोगों ने आपस में क्या कर रहा था? आइसोलेट हो गए थे, आइसोलेशन। क्या उनके पास कोई आना जाना कर रहा था? नहीं कर रहा था। आइसोलेट मतलब बिल्कुल अकेला। सेम काम आइसोलेटेड सिस्टम का है, बिल्कुल अकेला, नेट फोर्स क्या है? जीरो है, करेक्ट। आओ पढ़ते हैं। टोटल मोमेंटम एक ऐसे सिस्टम का जिसमें नेट फोर्स जीरो है, ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। सेम काम यहाँ पे बोलेगा कि बिफोर आफ्टर आप चाहे देख सकते हैं, ये कोलिजन की बात है कि सर अगर इसका कोलिजन से पहले काम कुछ ऐसा है, इसने इसको टकराया, अब ये गाड़ी और आगे जाएगी, यही होता है। टक्कर के बाद कोई बंदा होता है तो दूर जाके गिरता है, गाड़ी है तो आगे जाती है, फिर इसमें काफी बाद में लड़ाई होती है, हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल होता है, कुछ कुछ काम होता है। तो सेम काम यहाँ पे लिखा गया कि दिस इज पूरा एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ले लो, m1 m2 m2 m1, बस जो मैंने पीछे समझाया था वही है। नेक्स्ट वी हैव इज एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो जरा समझो, लेटेस्ट से आपकी क्या है? गन है, ठीक है। अरे ठीक है 9 mm यार, तो यार कॉपीराइट लगवा दे, इट वायलेट्स आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस। पीछे से कोई बंदा बोले जा रहा है 9 mm पिस्टल है, ये है ठीक है जी। ये आपकी क्या है? बढ़िया सी आपकी पिस्टल है। अरे भाई ये ले, ठीक, ये आपकी पिस्टल है पूरी। जो आपकी गन है, क्या यहाँ पे बुलेट रखी होगी? हाँ या ना? बुलेट होगी। अब मैं क्या ये कह सकता हूँ दिनेश, इस गन का जो मास है वो कैपिटल एम है, इस बुलेट का जो मास है वो स्मॉल एम है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब ये गन की भी कुछ वेलोसिटी होगी, हाँ या ना? ठीक है, इसको लेटर से मैंने वीपन नाम दिया। जिसने कभी गन चलाई है, नहीं भी चलाई, मोस्ट ऑफ द जनरल ने नहीं चलाई अंटिल एंड अनलेस यू आर लाइसेंस्ड, मगर एक रिकॉइल वर्ड होता है, मतलब पीछे आना। तुम लोगों ने पबजी वगैरह खेली है, पबजी, बीजीएमआई, फ्री फायर, जिसने नहीं खेली वो ये समझो कि जब हम लोग गन चलाते हैं तो हाथ में पीछे झटका आता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड, झटके को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिकॉइल। कि मतलब सिर्फ बैकवर्ड वेलोसिटी लगती है, बैकवर्ड लग रही है तो उसे मैं वी नाम दे रहा हूँ और माइनस बोल रहा हूँ, ये v1 था तो v2 बोल दिया बस, ठीक है ठीक है।
ठीक है, तो m और v ये गन का आया, तो मैं कह सकता हूं mv1, ठीक है। चलो इसको यहां पे लिख देते हैं कि सर mv1 माइनस मैंने पहले लगा दिया और mv2। तो अगर मैं यहीं से निकालना चाहूं तो क्या आएगा, mv1 इक्वल्स टू, यहीं से एक क्वेश्चन बनता है बड़ा प्यारा सा नीट में, बोर्ड में, जेई में, फाइंड v2 व्हिच मींस फाइंड द रिकॉइल ऑफ अ गन कितना है, कि बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम्स इज ट्रैवलिंग थ्रू अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड, फाइंड द रिकॉइल ऑफ द गन एंड द मास ऑफ द गन इज दिस। तो आप लोग v2 निकाल सकते हैं, एक अननोन है बाकी सारे नोन है, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की बात हुई थी, रिकॉइल ऑफ अ गन बिफोर फायरिंग गन प्लस बुलेट सिस्टम एट रेस्ट, टोटल मोमेंटम क्या है, जाहिर सी बात है 0 रहेगा। आफ्टर फायरिंग क्या होगा, बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, गन मूव्स बैकवर्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉइल बोलते हैं सर, उसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉइल आया पीछे, मतलब मास ऑफ बुलेट जो मैंने पीछे लिखा वही है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, इट विल एक्सप्लेन रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन। कुछ समझ आया? आपको नहीं आया मुझे लग रहा है, ठीक है। एक और बात है रॉकेट प्रोपल्शन की, यहाँ पे आप लोग बोलोगे सर ये तो ऑब्वियस सी बात है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, नीचे आग लगी तो ऊपर भागा, वो बात भी ठीक है आप लोग की, मगर यहाँ पे बात चल रही है मोमेंटम को लेके कि रॉकेट इरेक्शन गैसेस बैकवर्ड, जाहिर सी बात है, गैसेस गेन बैकवर्ड मोमेंटम, ऑब्वियस सी बात है, रॉकेट गेन्स इक्वल फॉरवर्ड मोमेंटम, जाहिर सी बात है, बेसिस ऑफ रॉकेट मोशन स्पेस इवन विदाउट एयर, ठीक है। अगली बात है कि आपके बॉम्ब का ब्लास्ट होना, व्हिच मींस एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। इनिशियली क्या होता है, बॉम्ब रेस्ट पे पड़ा है, अब वो उसमें टाइमर है तो टिक 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 कर रहा है, इनिशियली बॉम्ब रेस्ट पे पड़ा है, टोटल मोमेंटम क्या है उस बॉम्ब का, 0 है उस टाइम पे। आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हुआ सर, फ्रैगमेंट्स फ्लाई इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जाहिर सी बात है, फ्रैगमेंट मतलब उसके टुकड़े, ठीक है। तो वेक्टर सम अगर मेरे को निकालना है, मोमेंटम ऑफ फ्रैगमेंट्स इक्वल टू 0, क्यों, इनिशियली रेस्ट पे था, बम पड़ गया वो जगह जगह चले गए तो भी 0 रहेगा, तो हेंस इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर एंड केमिकल एक्सप्लोजन एनालिसिस के अंदर, ठीक है। केमिकल एक्सप्लोजन से मतलब है बहुत ही छोटे वाले जो आप लोग लैब में कर सकते हैं, पॉप साउंड कितने लेवल के, ये नहीं कि अपने वहां पे अपनी स्कूल के अंदर हाइड्रोजन बॉम्ब बना दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया, ठीक है। चलिए ये काफी आपका सबसे ज्यादा इजी लॉ, मोस्ट इजी न्यूटन्स का लॉ, मोस्ट इजी मोस्ट इजी मोस्ट इजी, क्या नाम है न्यूटन्स का, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसे हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। क्या बोलता है ये, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल सर, अगर यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ मास है, आप इस पे 20 न्यूटन फोर्स इधर से लगा रहे हैं, आप इस पे 20 न्यूटन फोर्स इधर से लगा रहे हैं, मगर शर्त ये वाला माइनस है, तो क्या ये ब्लॉक कहीं पे मूव करेगा, नहीं करेगा, क्यों, बिकॉज सर पॉजिटिव नेगेटिव काट दिया, इक्वल एंड ऑपोजिट, इट विल रिमेन एट स्टेशनरी, इट विल रिमेन एट रेस्ट। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, इफ बॉडी ए एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ ए बी, मतलब सर अगर बात ये है, इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी बट इन नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक बोला, माइनस में जो बात यहाँ पे लिखी हुई है, एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ बी बी होगा, बस पूरी बात बाकी सेम ही है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है अपने पास काफी सारे एग्जांपल्स न्यूटन के थर्ड लॉ के, क्या आप लोगों ने पढ़े बचपन में, हाँ सर पढ़े हैं। वॉकिंग, क्या वॉकिंग एक एग्जांपल है, बिल्कुल है, कैसे, करेक्ट, फुट पुशेस ग्राउंड बैकवर्ड, ग्राउंड पुशेस फुट फॉरवर्ड। मैंने आपको जब याद है, मैंने आपको क्लास के अंदर बनवाया भी था, याद है, ऐसा करके साइन बनाया था, फिर यहाँ पे हमने साइन कॉस बना दिया था, जब तुम कह रहे थे भैया ये क्या फुट बनाया है आपने, ये वो है ना, एलियन का पैर, तो वो बात भी ठीक है, मगर कंसेप्ट अगर हम लोग रिवाइज करना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि वॉकिंग फुट पुशेस ग्राउंड बैकवर्ड एंड ग्राउंड पुशेस फुट फॉरवर्ड, नहीं आया, ठीक। रिकॉइल ऑफ अ गन की बात किया, मैंने बता दिया पीछे कि सर बुलेट मूव करती है फॉरवर्ड, गन पीछे मूव करती है बैकवर्ड, दैट इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी, हम v2 से निकाल सकते हैं। रॉकेट प्रोपल्शन की बात क्या हुई कि गैसेस एक्सपैंड होती है बैकवर्ड। स्विमिंग की बात क्या है कि स्विमर हाथ पीछे मारता है मगर मूव आगे करता है, करेक्ट, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। नाउ टॉपिक आता है एक पार्टिकल, पार्टिकल जानते हैं क्या होता है, छोटा सा पार्टिकल कहाँ पड़ा है, इक्विलिब्रियम पे। आप लोगों ने मुझसे केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है इक्विलिब्रियम, क्या होता है वर्ड का मतलब, परम शांति। इंग्लिश के अंदर मतलब क्या है, नेट फोर्स इज 0, करेक्ट। नेट फोर्स मतलब क्या है, मतलब सर इसका नेट फोर्सेस, मैं ये कह सकता हूँ घनिष्ठता क्या है, 0 है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0। हमें आती हुई चीज है, फिजिक्स में नेट फोर्स के लिए हम लोग एक और वर्ड का यूज करते हैं, एक और सिंबल का, दिस इज कॉल्ड समेशन। मैथमेटिक्स का सिंबल है समेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू 0 व्हिच मींस नेट फोर्सेस क्या है, 0। अगर आपको ये बनाने में दिक्कत लगता है कि सर ये क्या मुश्किल से दे दिया, तो ये लिख दो, एक ही बात है, एफ नेट इक्वल्स टू 0। क्लियर है जी। नेक्स्ट मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। काफी सारे टाइप के आपके पास, स्टैटिक और
डायनामिक क्या मैंने पढ़ाया आपको केमिस्ट्री में? याद करो। स्टैटिक क्या था? सिंपल घर में बाल्टी रखी हुई है पानी में। डायनामिक क्या था कि एक होल कर दिया नीचे और ऊपर से आपका ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे निकल रहा है, सेम। तो सर वो भी इक्विलिब्रियम पे है मगर वो मोशन में काम है। काइनेटिक स्टैटिक में जो बाल्टी आपकी रखी है पानी की वो भी इक्विलिब्रियम, मतलब वो हिल नहीं रही, स्टैटिक है। सेम काम यहाँ पे। पार्टिकल इज एट रेस्ट, क्या पानी रेस्ट पे था? पार्टिकल भी रेस्ट पे है। नेट फोर्स क्या पानी पे जीरो था? इधर भी जीरो है। एग्जांपल हमने बस, आप लोग चाहे तो वाटर बकेट लिख सकते हैं या फिर क्या लिखोगे, बुक रेस्टिंग ऑन अ टेबल। डायनेमिक वर्ड का मतलब ही सर ये है कि मूव हो रहा है कुछ ना कुछ, मतलब पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि मूव कैसे कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। नेट फोर्स स्टिल इस पे जीरो है। एग्जांपल क्या है? कार मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ स्ट्रेट रोड, की एक गाड़ी आराम से मूव करे जा रही है स्ट्रेट रोड पे और जा रही है कहीं भी जाए, मगर विद अ कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी। अब थोड़ी बात इंपॉर्टेंट है, यहां से मैं कह सकता हूं, आप लोग मान के चलो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। कॉमन फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। पार्टिकल मतलब ये एक पार्टिकल है, इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे बहुत गुना छोटा भी हो सकता है। कौन से पहले आप देखते हैं? वेट, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन। अच्छा वेट क्या होता है हमारा? मास mg वाला। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? अच्छा पहले डिनोट कर देते हैं क्योंकि इनके मैं आपको आगे कराऊंगा क्या फॉर्मूला है क्या नहीं। वेट क्या होता है? w। नॉर्मल रिएक्शन को डिनोट किससे करेंगे हम लोग? कैपिटल N से। टेंशन को डिनोट करेंगे कैपिटल T से। फ्रिक्शन को डिनोट करेंगे स्मॉल f से। अप्लाइड फोर्स हम लोग देखेंगे, सिंपल ये वही वाला फोर्स है हमारा जो हम लोग लगाते हैं। अब इसी में बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है? सबसे ज्यादा टेंशन वाले में। किस वाले में आती है? टेंशन क्यों? पढ़ेंगे भी क्यों, मगर अब एक एक हम लोग समझते हैं क्या है। पहले याद करो फटाफट, कितने फोर्स है? 3 2 5, याद करो। डन है मामला? कौन से बताऊं? तू बता। वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फोर्स और क्या बोलते हैं? बस पता नहीं दोनों की याद कर लूं। वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स। एक ही जाएगा ना पीछे। अप्लाइड फोर्स की देगा तेरा। फोर्स बोला था। ठीक है चल मान लिया हमने। प्रभु ठीक, इधर क्या है? इधर कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट वी हैव इज नॉर्मल फोर्स। शुरुआत करते हैं हम लोग किससे? अच्छा नॉर्मल फोर्स बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, जो आपको नाम से लग रहा होगा ना कि सर नॉर्मल फोर्स क्या होगा, कि एक ऐसा फोर्स जो बिल्कुल नॉर्मल है, मगर ऐसा है नहीं। क्यों 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 बताओ जरा क्यों। आइए जरा देखते हैं। देखो नॉर्मल फोर्स क्या होता है? इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। पहली बात तो आपको मैंने पीछे बताया था कि क्या है, ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। एक्सर्टेड बाय अ सरफेस ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। किसके परपेंडिकुलर है? सरफेस के। देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोग ये डायग्राम देख सकते हैं, किसी एक बुक पड़ी है टेबल पे, नीचे की तरफ आपको हमेशा क्या लगता है? वेट। एंड वेट हमेशा किसके बराबर होता है? mg के। इसका मतलब ये है सर जो नीचे यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है? mg के। इसी के परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा? नॉर्मल फोर्स। इसी के परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा? नॉर्मल फोर्स। क्या नॉर्मल फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा? नहीं नहीं, ये बात यहाँ पे लिखी है, नहीं लिखी? लिखी है। नॉट ऑलवेज वर्टिकली अपवर्ड्स। आप लोग को स्कूल के अंदर क्या पढ़ाया जाता है कि नॉर्मल फोर्स हमेशा लगता है ऊपर की साइड लगता है, अपवर्ड्स। मगर एक बात समझाओ, ऐसी एक बच्ची 2 से 3 साल पहले वो बच्ची भिड़ गई मुझसे, नहीं सर हमेशा ऊपर लगता है ऊपर लगता है ऊपर लगता है। लावण्या जानता है उनमें से कोई? कि नहीं सर ऊपर की साइड लगता है। मैंने बोला ठीक है, समझ गया तेरी बात। अब बता, एक ब्लॉक ऑफ मास m यहाँ पड़ा है, अब बता कहाँ लगेगा? बोली सर कैसी बातें कर रहे हो, mg। मैंने कहा mg यहाँ लगेगा, साइड सी बात है। कह रही हाँ। मैं कहा इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? ये 90 डिग्री तो ये हुआ। मैंने कहा तब तो n यहाँ लगा, अपवर्ड्स कहाँ लगा? अपवर्ड्स तो आप ऐसे होता है। तो इसलिए जो बताया जा रहा है उसे समझ जाओ इसे, कि हमेशा अपवर्ड्स के डायरेक्शन में नहीं लगेगा। क्लियर है? ठीक है। क्या होता है नॉर्मल फोर्स? जब आप लोग अपना वेट नाप रहे होते हैं तो परपेंडिकुलर जो आपका फोर्स है वही कौन मेजर करता है? वेइंग मशीन। और आपको आपका वेट बताता है। क्या वेट में और मास में डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? मास होता है केजी में, 20 किलो, 40 किलो, 5 किलो अरे मैं बता रहा हूँ 5 किलो, 10 किलो। तो अगर बात करते हैं जो वेट हम लोग नापते हैं, तेरा वेट कितना है? 80 किलो, 100 किलो। 100 थोड़ी अरे मैं बता रहा हूँ 80 किलो है ना, 50 किलो, 5 किलो, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया। तो हम किलो बोलते हैं अक्सर। क्या किलो बोलना ठीक है? किलो बोलना ठीक है एक हद तक, मगर अगर मैं बात करूँ साइंटिफिक पर्पज से, वेट हमेशा किसमें मेजर होता है? न्यूटन में। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ आपका वेट कितना है, आपने बोला सर 700 न्यूटन, तो हाँ एक हद तक वो वैलिड है साइंटिफिकली, मगर आपने सुना नहीं होगा किसी को बाहर बोलते हुए। तो याद रखना मास में और वेट में डिफरेंस है जमीन आसमान का। अब बात आती है टेंशन फोर्स की। टेंशन फोर्स सुन लो ध्यान से क्या है। आप लोगों ने स्पाइडरमैन देखी है? स्पाइडरमैन नहीं देखी? कभी ना कभी आप लोग जानते हैं क्या होता है कि सर एक बिल्डिंग है ना,
बिल्ड एक बिल्डिंग है यहाँ पे सर, वो है यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो बैठा हुआ है मकड़ा मैन, स्पाइडरमैन, उसने यूं करा, यूं करके सीधे यहाँ से क्या गया, यहाँ पे जाला गया, और बस फिर वो झूलता झूलता वहां पे जाता है। जब वो झूलता हुआ जा रहा होता है, जो इस पे कुछ स्ट्रेंथ लग रही होती है, हाँ लग रही होती है, क्या ये स्ट्रेंथ ढीली रहेगी या टाइट हो जाएगी, एकदम टाइट हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर आप पंखे से कभी कोशिश करें हाइट बढ़ाने की, तो उस पर भी टेंशन लगती है, तो फिर हाइट परमानेंटली आपकी बढ़ जाएगी, तो वो कोशिश ना करें, बड़ी नहीं पाएगी। है ना, फिर बढ़ी नहीं पाएगी आपकी। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी घर में देखते हैं, कोई भी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये भी है यहाँ पे माइक का जो पाउच है, इस पर भी टेंशन नहीं लग रही, मगर जैसे ही मैंने इसे टाइट किया तो अब ये वो हो गया, देख सकते हो, एज कम्पेयर टू ये, अब ये क्या है, आराम से बेंड नहीं हो रहा, तो इस पर क्या लग रही है अभी, टेंशन। अच्छा हर्षित, जब मैं इसको टेंशन देना चाह रहा हूँ तो मैं फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ, नीचे की साइड, ऊपर की साइड? मैं नीचे से टाइट कर रहा हूँ, उसे जितना टाइट करूंगा उतना वो लगेगा, टूटने जाए। तो सेम बात आपको जाननी पड़ेगी कि सर, तो ऑपोजिट डायरेक्शन मिलेगा हमेशा, एम जी के इक्वल होगा हमेशा, एम जी के ऑपोजिट होगा हमेशा, समझे बात को, हमेशा एम जी के ऑपोजिट, उसी पे आऊंगा मैं अभी, आओ जरा समझते हैं। टेंशन क्या है सर, एक पुलिंग फोर्स है, क्या मैं नीचे से पुल कर रहा था, जाहिर सी बातें कर रहा था, ठीक है, ट्रांसमिटेड थ्रू अ स्ट्रिंग, ठीक है, रोप, वायर और केबल, व्हेन इट इज स्ट्रेस्ड बाय फोर्सेस फ्रॉम ऑपोजिट एंड्स, ठीक है, बाद में देखेंगे सेट, पहले इधर देख लो, अरे ठीक है, इट ऑलवेज पुल्स नेवर पुशेस, क्या मैं जब इसे खींच रहा था यहाँ से, क्या मैं उससे पुश कर रहा था, मैं पुल कर रहा था नीचे की साइड, जाहिर सी बात है, बात समझ में आई। तो पहली बात तो ये कि हमेशा क्या करेगा, पुश करेगा, सॉरी पुल करेगा, नेवर पुशेस। एक बात ये की अजम्पशन हम लोग क्या लेते हैं, एक आइडियल स्ट्रिंग प्रॉब्लम के लिए, आइडियल स्ट्रिंग मतलब एक परफेक्ट, सर मेरे को आइडियल गर्लफ्रेंड चाहिए, आइडियल बॉयफ्रेंड चाहिए, मतलब परफेक्ट लड़की चाहिए, परफेक्ट लड़का चाहिए, आइडियल वर्ड का मतलब क्या है, परफेक्ट। जो आप क्वेश्चंस देखेंगे आगे, जो मैं क्वेश्चंस का आपका सेशन लूंगा, उसके अंदर आइडियल स्ट्रिंग का मतलब क्या है, परफेक्ट स्ट्रिंग। तो वहां पे आपने अजम्पशन क्या कर लेंगे, एक बार सुन लो कि स्ट्रिंग क्या है, लाइट है, लाइट से मेरा मतलब क्या है, या तो वो मासलेस है, या तो उसका मास क्या है, काफी छोटा है, नेग्लिजिबल है, करेक्ट, या फिर स्ट्रिंग क्या है, इनएक्सटेंसिबल है, मतलब खींचेगी नहीं, और अगर मान लो मैंने खींच ली तो बढ़ेगी नहीं। स्ट्रिंग का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आप लोग घर में जाते हैं, हमारी मम्मी अक्सर चुन्नी पहनती है, दैट इज अ स्ट्रिंग। ऐसा होता है कि उस चुन्नी को आप अगर खींचते हैं तो वो बढ़ जाती है, ऐसे रबड़ की तरह, नहीं, इनएक्सटेंसिबल है। हाँ बस ये कह सकते हैं उसका कुछ मास है ना, उसका कुछ मास है, क्या उस पर टेंशन लगती है, हाँ टेंशन लग सकती है बिल्कुल, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने मीम लगा रखी है आप लोग के लिए कि व्हाट गर्ल्स थिंक टेंशन लुक्स लाइक, व्हाट बॉयज थिंक व्हाट एक्चुअली टेंशन इज। ये एक पुलिस सिस्टम है यहाँ पे, है ना, आप लोग को लगा नहीं सर, नहीं सर, एक्चुअली में टेंशन ये है इसको थोड़ा उधर है ना? करो, उसके ऊपर आ रहा है। वो मैं समझ गया बात, वो छोड़ो कोई नहीं। तो कई बार ऐसा होता है, पहले पहले वाले बच्चे कह रहे हैं मैं टेंशन क्या है सर, जवाब देते हो तो मैं कहा वो तो नहीं है, खैर इतनी तो मैं नहीं देता हूँ। तो ये पुलिस सिस्टम है कि क्या है, यहाँ पे एक वेट लगा रखा है M2, जो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आप लोग के लिए, हाँ ऐसे देखो, ये M2 वेट काफी बड़ा है, ये M1 वेट छोटा है। तो ये पुलिस सिस्टम है, क्या करता है, बैलेंस करता है, अनबैलेंस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा वेट है। लेट अस से ये 5 kg है, लेट अस से ये 2 kg है, तो जाहिर सी बात है सर, ये तराजू का काम कर रहा है, एक विंग मशीन का, ये आराम से यहाँ पे एक रोप लगी है यूं करके, और इसको नीचे खींच लेगी, क्लियर है, ठीक। चलिए 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 चलिए, इसमें छोटा करो, बाद में तुम लोग नोट्स लोगे तो वो ना हो। ये मकड़ा मैन आ गया, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स देखो, ऐसा फोर्स जो कौन लगा रहा है, स्प्रिंग लगा रही है। इमेजिन करो स्प्रिंग दिख रही है आपको, स्प्रिंग, यहाँ पे एक मास है, लेटर से 5 kg है, ये कुछ भी है, तो क्या है, नीचे खींचेगी, खींचेगी सर। तो यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा, लेटर से वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स है, वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स है। जब ये एक्स होगा तो स्प्रिंग की जो नॉर्मल पोजीशन है वो है ये वाली, ऊपर वाली, ठीक, ठीक है। क्या बात चल रही थी कि एक स्प्रिंग है, ये खींची नीचे, तो क्या यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा, वंश कितना आएगा, लेटर से एक्स। अब इसकी जो नॉर्मल पोजीशन है स्प्रिंग की, वो चाहती है कि मैं वापस ऊपर जाऊँ, तो ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो बस इसी को हमने क्या निकल के बोला कि यहाँ से सर एक फॉर्मूला निकल के आया, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। माइनस क्यों लगा, क्योंकि फोर्स ऊपर लग रहा है, ऑपोजिट, दोनों ये काम हो रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस लगा। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में कि क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए मान लो कि के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, फॉर्मूला बना ये। सेम बात जो मैंने यहाँ बताया हिंदी में, वो इंग्लिश में लिखी हुई है, क्या बोला गया है कि स्प्रिंग फोर्स इज द रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रिंग व्हेन इट इज स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड। जाहिर सी बात है, चाहे आप उसे कंप्रेस करें, मतलब इससे ऊपर की तरफ वो करें, तो ये वापस आना चाहिए, और खींचोगे तो वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आना चाहिए, क्लियर है। फॉर्मूला मैंने जो बताया वही है ये वाला, वेयर F इज द स्प्रिंग फोर्स, K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, X इज द एक्सटेंशन या फिर आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो उसे, जो कि स्प्रिंग ने किया आपका,
और नेगेटिव साइन क्या है, रिस्टोरिंग नेचर ऑफ फोर्स, जो वो वापस ऊपर आना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज वेट, जो हम लोग कॉमन फोर्स की बात कर रहे थे। वेट क्या होता है जी, सिंपल, जो आप लोग नापते हैं मोहल्ले के अंदर जाके, कोई भी अपने केमिस्ट के पास जाके, डॉक्टर के पास जाके, कि सर वेट क्या है, हमेशा याद रखना फॉर्मूला mg, वेयर m इज द, g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 नहीं मेरा मीटर पर सेकंड। मतलब 9.8 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला नहीं, इसका नाम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं है, हाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, हाँ। वेयर m इज द मास ऑफ, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बता दिया। डायरेक्शन क्या है, हमेशा ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, जाहिर सी बात है, आप लोग वेट ऐसे नापते हैं, ऐसे लेट के कोई नहीं नापता, तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्या कहते हैं उसे, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। टॉपिक है आपके पास एफपीटी, फ्री बॉडी डायग्राम। ये आपको आए ना आए हैं, बात बराबर है, पहली बारी में। अभी मैं पढ़ाऊंगा, हो सकता है लगे आ जाए, ट्रिक से करवा दूंगा ताकि आपको लगेगा आ जाए, मगर जब घर जाके करोगे आपको क्या पता आए ना आए, तो इसलिए अभी अच्छे से समझना, ताकि आप फिर से बना रहे क्या, तो मेरे को बता देना डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम है क्या, वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है शोइंग ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है। आप जरा समझो, इधर कुछ है, इधर कुछ नहीं होगा। इमेजिन करो, आप लोग जरा ध्यान से सुनना, टाइम लगेगा मेरे को यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना, एकदम एकदम फोकस, फुल फोकस, फुल फोकस, फुल फोकस। 2 kg, कितना kg, 3 kg, करेक्ट। ये पड़े हैं एक सरफेस पे, क्या इनका कुछ नीचे mg लगेगा, बिल्कुल ठीक बात लगेगा सर। नॉर्मल फोर्स हमने क्या बोला था, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, क्या हमेशा सीधा होगा, नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ दो मासें जैसे पड़े हैं साथ में, तो भी इनका नॉर्मल फोर्स कुछ ऐसे होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा, बात समझ में आई। अब सेम काम अगर मैं आपको समझाना चाहूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वही है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा, जाहिर सी बात है। नीचे क्या लग रहा होगा आपका, mg। अब एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस पे लगा रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस पे लगा रहा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सिंपल सी कि, और लेटेस्ट से इन पे क्या फोर्स लग रहा है ऊपर से, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पे। अब अगर आपको वेट निकालना है, तो वेट क्या आएगा मुझे बताओ, टोटल मास कितना लग रहा है नीचे, 3 + 2 kg 5 kg, तो टोटल मास इज 5 kg इंटू जी, लेटेस्ट से अगर 10 है तो कितना हो गया वेट आपका, 50 kg। ये 50 न्यूटन इनफैक्ट, विल काउंट इन न्यूटन्स, 50 न्यूटन, ठीक है जी। अब टीचर ने बोला कि मुझे देखो नॉर्मल फोर्स भी निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे, बताओ, बोल भाई। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये वाला, तो कैसे निकालोगे, सोचो जरा इस बात को, कि मैं कह रहा हूं इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो वो कैसे निकालोगे, W कौन है? आसपास है, बता। अगर तुम्हें निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है बड़ा प्यारा सा, दैट इज टोटल मास, सुन लो जरा एक बार, टोटल मास बाय फोर्स, टोटल मास बाय फोर्स, क्या ये F = m से आया है, जी हाँ, ठीक। एक्सेलरेशन आपका कितना आएगा, टोटल मास कितना है 5 kg, टोटल फोर्स कितना है 10 न्यूटन, कितना आया एक्सेलरेशन, 1 सेकंड, हाँ मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, F = m ऐसे होगा ना, अरे एक्सेलरेशन क्या होगा, ma, तो ऊपर फोर्स, नीचे मास, टोटल मास, F = m से आया, ये सिंपल सी बात है। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स कितना है आपका टोटल 10 न्यूटन का, मास कितना है टोटल 5 kg, तो 2, एक्सेलरेशन आपको कितना निकल गया यहाँ से, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आई कि मतलब ये जो मूव कर रहा होगा कितने उससे करेगा, 2 की स्पीड से, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर की उससे। अब अगर मेरे को निकालना है नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स, तो उसका बहुत बड़ा मेथड है जो हमने क्लास में किया था, कि सिस्टम को कैलकुलेट करो या वो भी करो। वन शॉट के अंदर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, सुनो जरा ध्यान से, जो आप लोग याद रख सको। इसका क्या फॉर्मूला है, ma, m × a। ऐसा क्यों, समझो, वेट आपका लग रहा है नीचे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपको कहाँ लग रहा है, ऊपर की साइड। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो क्या ये mg और n आपस में बराबर नहीं है, हाँ, याद रखना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट आपके बराबर रहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट आपके क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि n हमारा mg के बराबर है, जी हाँ।
अब अगर मेरे को निकालना है एम, एम कितना है मेरे पास यहाँ पे टोटल बताओ, 3 और 2 5, एक्सेलरेशन कितना है 2, कितना आया निकल के 10, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में कितना आया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, जी हाँ 10 न्यूटन। बात समझ में? ठीक है ठीक है ठीक है, सारे केसेस के लिए एप्लीकेबल है, डिपेंड करता है कि आपका केस कैसा है। अगर केस अगला ऐसा है, चलो मैं आपको होमवर्क देता हूँ अगला केस। एक केस है ये, मगर आपने कैलकुलेट करना पड़ेगा आराम से, 2 kg 3 kg, और एक मैं आपको दे रहा हूँ केस ये वाला, और एक केस 2 आपको दिया होमवर्क में मैंने ये। फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। हो सकता है दो भी आए, N1 N2, N1 N2 दोनों के लग ही आए, कि इसके लिए क्या लगे, क्योंकि इसका आपस में लग रहा है, इसका आपस में लग रहा है, इन दोनों का भी कुछ होगा, इनका भी होगा आपस में, इनका भी होगा आपस में, कि ये इस पे सिर्फ फोर्स लगा रहा है N1 लेटर से, ये इस पे N1 वापस लगा रहा है क्योंकि बराबर होते हैं mg के चक्कर में, ये इस पे लगा रहा है N2, ये भी इस पे लगा रहा है N2, दोनों सब मिलकर नीचे लगा रहे हैं mg की तरफ, तो वो क्या है, तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे भी आपके लिए कि फाइंड एक्सेलरेशन एंड फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ये वीडियो हो सकता है मैं आज ही डाल दूं, तो आप लोग आज जाके कर लेना इसे होमवर्क, अगली क्लास में दिखा देना। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज सूडो फोर्स, ये बड़ा प्यारा टॉपिक है सूडो फोर्स। गाड़ी में बैठे, कभी कभी बैठे होंगे, गाड़ी में नहीं बैठे, स्कूटी साइकिल कहीं ना कहीं बैठे होंगे, लेटे से आप लोग बहुत तेज जा रहे हैं, क्या लगता है कि सर ये पेड़ पीछे छूट गया, ऐसे होता है, या फिर गाड़ी जा रही है, कोई स्टिल ऑब्जेक्ट है, पेड़ है, और क्या होता है, कोई बिल्डिंग है, सर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो बिल्डिंग लग रहा है पीछे आ रही है और मैं आगे जा रहा हूँ, सन या मून, ऐसा क्यों, क्या ये असली है या झूठ है, झूठ है, हम आगे जाते हैं, वो तो बढ़िया है। क्योंकि देखो इल्यूजन है, इल्यूजन नहीं है, इल्यूजन अलग वर्ड है, उसमें आप कह सकते हो मिराज वगैरह आते हैं आपकी ऑप्टिक्स में, कि आपको मिराज मतलब कि आप रेगिस्तान में गए, आपको दिखा पानी है, वहां पानी नहीं था, वो तो रोड थी, वो इल्यूजन है। मगर सूडो फोर्स केमिस्ट्री या फिजिक्स के अंदर सूडो का मतलब क्या है, फॉल्स, फॉल्स। 12th क्लास में चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वहां पर आपको बताया जाता है सूडो रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब बिहेव करती है फर्स्ट ऑर्डर की तरह, होती ही नहीं। फॉल्स फोर्स, एक बात बताओ आप लोग, जब आप लोग आगे ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपको दिख रहा है जो आपका पेड़ है वो पीछे आ रहा है, अगर उसको पीछे आना है एक्चुअल में, तो उस पर एक फोर्स लगना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, क्या वो लग रहा होता है, नहीं, तो फिर पीछे कैसे आ रहा है, हम आगे जाते हैं। हम आगे जा रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि आपका पीओवी क्या है देखने का तरीका, आपका नजरिया क्या है, ऐसे है, जब यहाँ पहुंच गए तो ऐसे हो गया, जब यहाँ पहुंच गए तो ऐसे हो गया, वो जगह अभी भी मेंटेन है, मगर आपको क्या लग रहा है पीछे हो गया, मैं यहाँ पे चला गया या फिर मैं इधर चला गया। समझे, समझते जरा क्या है कि अ सूडो फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स, ठीक है जी। और एपरेंट फोर्स, एपरेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, एपरेंट पोजीशन ऑफ सन, क्लास 10th, इट अपीयर्स टू बी, वहां पे ऐसा लगता है, टू मेक न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड। सूडो फोर्स का बड़ा ही प्यारा फॉर्मूला है एफ सूडो, मगर ये होता है माइनस का एम ए, क्योंकि फोर्स आपका हमेशा एम ए के बराबर रहेगा, मगर यहाँ पे है माइनस का एम ए, ऑपोजिट है बिल्कुल। कुछ समझ आया? चलिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, याद होगा आपको जो हमने क्लास में किया था, टाइम लगाया था इस पे, एक एक केस आपसे बनवाए थे मैंने, 5 जितने भी हैं। लिफ्ट के अंदर है, आप इमेजिन करिए एपरेंट वेट इन एलिवेटर। कभी लिफ्ट के अंदर गए आप लोग? कभी ऐसा लगता है लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं तो बॉडी भारी हो गई, हल्की हो गई? नीचे जाते तो भारी जाते, ऊपर जाते तो नहीं, उल्टा। उल्टा बोल दिया तूने। जब हम ऊपर जा रहे होते तो लगता है हमारा जो बॉडी वेट है वो नीचे जा रहा है, ऑपोजिट ऐसे, और जब नीचे आ रहे हो तो काम ऐसा हो रहा होता है ना? तो सेम काम है यहाँ पे, क्या बोला गया, सपोज करो कि ये चिंटू है यहाँ पे खड़ा है ना, लिफ्ट के अंदर, अभी लिफ्ट कहाँ पे, रेस्ट में, तो कुछ भी नहीं है, मगर जैसे ही ये लिफ्ट नीचे गई, अच्छा सॉरी, ये मान के चलो आप लोग कि लिफ्ट ऊपर गई, ठीक है सर, तो इसके पास क्या होगा, चिंटू का नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, इक्वल्स टू ma। नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, बोलो, अभी तो पीछे पढ़ाया, m इंटू ए, अब ये ऑपोजिट लग रहा है m इंटू ए, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, मतलब अगर मेरे को टोटल फोर्स निकालना है तो क्या आएगा, mg प्लस ma जो उस पे लग रहा है। इसका मतलब ये, अगर चिंटू का वेट यहाँ पे जो जब जमीन पे खड़ी थी लिफ्ट, इट वाज फाउंड टू बी 70 kg, जब वो ऊपर जा रहा था, हो सकता है उससे लग रहा फील आ रहा हो कि भाई मैं 80 का हूँ, 75 का हूँ, हो सकता है 100 पार भी हो जाए, बहुत ज्यादा भी हो जाए, एपरेंट है झूठा। अगर यहीं से मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको क्या मिलेगा, g प्लस ए, कॉमन निकाल के हमको, आओ जरा देखते हैं। जब एक्सेलरेशन हो रहा है सर, तो mg हमारे नीचे लग रहा है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स, अच्छा r
कोई कई जगह गूगल पे कह लो या कहीं बुक्स के अंदर आर को ही हमने क्या बोला है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो वो कितना हो जाएगा mg प्लस ma, याद रखना क्यों, ma किस चीज का, वो लिफ्ट की वजह से जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर, रिजल्टेंट फोर्स आपका मूविंग अप। सेम काम है, ये एक्सेलरेशन है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो क्या है, हमेशा mg के बराबर रहेगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट टर्म जीरो होता है, हम लोग वैल्यूएट नहीं कर सकते, तो एक चीज अगर आपका वो जीरो हो गया तो बाकी आपका mg रह गया पीछे, फिर हेंस mg। अच्छा, जब नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब लिफ्ट आपकी नीचे आ रही है, अभी भी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। मगर मैं कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा mg माइनस ma, mg माइनस ma। इसका मतलब ये है कि सर ऐसा केस एक्चुअल में नहीं होगा कभी कि लिफ्ट ऊपर जा रही हो और एक्सेलरेशन नीचे हो, तो जाहिर सी बात है केस हमेशा किसका होगा आपका, लिफ्ट नीचे आने का ही। तो यहाँ तो उन्होंने बना दिया है ये मूविंग डाउन का ही केस है, ठीक। अब आते हैं मूविंग डाउन में, ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है पॉजिटिव की तरफ, सेम काम है mg माइनस ma, मैंने बताया था अभी कहीं पे mg माइनस ma ये रहा, ठीक है, mg माइनस ma सेम काम है, नेगेटिव एक्सेलरेशन चाहे ऊपर लगे या पॉजिटिव नीचे लगे, बात एक ही है, ठीक है। सेम काम है सर, कांस्टेंट वेलोसिटी ऊपर गए तो भी mg, नीचे गए तो भी mg, नेगेटिव एक्सेलरेशन जब नीचे जा रहे हैं तो mg प्लस ma, ये वाला केस बन गया वापस, क्लियर है। तो ये 6 केसेस हैं, ये 4 केस कह लो जो पेपर में पक्का आते ही आते हैं। अगर आपको ये नहीं आते तो मैं ये कह सकता हूँ आपको पेपर का 20% पार्ट नहीं आता, 20% पार्ट इस चैप्टर का, काफी ज्यादा वेटेज है तो पढ़ के जाना, चैप्टर ये बहुत बड़ा आप लोग देख सकते हैं। स्वागत करते हैं फ्रिक्शन का। अच्छा, समझ में आ रहा है फिर नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है, रिवीजन हो रही है, ठीक है। फ्रिक्शन की बात करते हैं, फ्रिक्शन क्या है, Opposing force, ओपोजिंग फोर्स, करेक्ट। कि अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो ये जो आवाज आ रही है रोकना चाहते हैं। ये रोकना चाहती है, मिट्टी है पीछे मेरे को, ओपोजिंग फोर्स की मतलब सर अगर आप आगे पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आपका पाँव यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट बनेंगे, ये हील के साथ बैकवर्ड फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का, आप आगे लगाना चाह रहे हैं फोर्स, बस बस बस, जिसको ये आ गया उसको आ गया कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, ठीक है, उसकी टेंडेंसी को ऑफ मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। दूसरी बात हमने क्या बोली कि इट एक्ट अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के अलोंग एक्ट करता है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स को, कोई बंदा कोई चीज को खींच रहा है तो ये आपका एक्चुअल फोर्स है ना, अगर मैं बोलूँ तो ये आपका एक्चुअल फोर्स है, कोई बंदा ना लगा रहा है उस पर, तो है ना, एक्चुअल कह लो या अप्लाइड कह लो आपके अकॉर्डिंग, कि सर ये कौन सा है मेरा अप्लाइड फोर्स है, कि अगर अप्लाइड फोर्स मेरा ऐसे है तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा कहाँ पे लगेगा, पीछे। ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट बात आती है कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन देखो कई सारे आते हैं फ्रिक्शन, मूव, आप थे फ्रिक्शन में, आप नहीं थे, तो मैं याद है मैंने चेयर हिला रहा था काफी देर समझाने के लिए कि अब चेयर मूव करने वाली है, अभी चेयर रेस्ट पे है, अब मूव करने वाली है, अब मूव कर चुकी है, तो एक बैरियर होगा कि मूव करने वाली है और मूव कर चुकी है के बीच में, वहीं पे बात आती है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की, ये एक लिमिट है जिसके बाद वो फ्रिक्शन मूव कर जाएगी, करेक्ट, या फिर वो रोल कर जाएगी। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है सर, जैसा स्टैटिक इक्विलिब्रियम था कि सब कुछ रेस्ट पे है, व्हिच मींस एक्ट व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है जी, इट प्रिवेंट्स द मोशन। जाहिर सी बात है, आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं कह रहा हूँ ये चेयर यहाँ रखी है तो क्या अपना मूव कर रही है, नहीं, ये रेस्ट पे है, तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है इस पे भी, स्टैटिक फ्रिक्शन। सर कोई फॉर्मूला है इसका, जी हाँ फॉर्मूला है, Fs is smaller than equal to Fs max, static friction max equals to mu Sn. This is called mu, हम लोग क्या बोलते हैं, coefficient of what, static friction। आ गया अब आ गया, n is the normal force, शाबाश। अब बात आती है राजू लिमिटिंग फ्रिक्शन की, कि सर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, इसका क्या काम है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, तो सुन जरा ध्यान से, आ जाए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो स्टैटिक फ्रिक्शन की इस पे लग रही है उसी को मैं क्या बोलता हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन। आया दरिश्ता, ठीक है। दूसरी बात ये कि कब एक्ट होता है, जस्ट बिफोर द मोशन स्टार्ट, मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि चेयर यहाँ रखी है, ठीक है, अभी इस पे क्या लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, अब मैं इसे मूव करना चाह रहा हूँ आगे, अब एक वैल्यू होगी जो फ्रिक्शन मुझ पे लगा रहा होगा सम माइक्रो न्यूटन के अंदर, मगर जैसे इस वैल्यू को मैं पार करूंगा वही मोशन में आ जाएगा, मगर जैसे ही मैं पार करने जा रहा हूँ, अब मैंने पार कर दिया क्लियरली, मतलब जस्ट बिफोर जो उस पे एक वैल्यू लग रही होगी, मतलब वो स्टैटिक से कहाँ कन्वर्ट हुआ होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन में। लिमिटिंग के बाद वो क्या हो गई थी चेयर, मतलब अब वो कहाँ आ गया, काइनेटिक में आ गया, जी हाँ, काइनेटिक या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी से बोला जाता है। काइनेटिक के लिए हमने के लगा दी फ्रिक्शन के साथ में, सेम फॉर्मूला है म्यू एस एन, म्यू के एन, म्यू के विच मींस कोएफिशिएंट ऑफ, करेक्ट, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आ गया फ्रिक्शन, शाबाश। फिर आता है रोलिंग फ्रिक्शन। अब आपकी मर्जी है कि कोई बॉडी को आप रोल करना चाहते हैं, कि एक्ट व्हेन अ बॉडी रोल्स एंड इट इज मच स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सेम काम यहाँ पे इमेज लगाई थी मैंने, ब्लर हो गई है,
दिस इज फॉर स्टैटिक की जब ये मूव नहीं करिए। स्लाइडिंग मतलब इस पे धक्का लगाया जा रहा है, फोर्स यहाँ से। स्टैटिक में कोई फोर्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है, यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है। अब ये गोल बॉडी है तो ये रोल कर रही है, सिंपल सी बात है। चलिए जी नेक्स्ट। अच्छा ये मैंने बता भी दिया आपको सर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये रहा। अगर आपने निकालना है जो हमने पीछे बोला म्यू, कहाँ गए ये वाले म्यू, और ये वाला जो म्यू था इसे अगर आपने निकालना है तो निकालोगे कैसे? तो उसका भी फॉर्मूला है एफ बाई एन का, ठीक है। अगर आप कोई बोले कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है वो कैसे निकालोगे? tan थीटा क्या होता है इक्वल्स टू म्यू, और म्यू कैसे निकालेंगे? ऐसे इजी। एक आता है एंगल ऑफ रिपोज, वो क्या होता है? यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? थीटा इक्वल्स टू म्यू। रिपोज में क्या कर दो? यहाँ पे अल्फा लगा दो, बस पूरा फॉर्मूला सेम है। tan अल्फा इक्वल्स टू म्यू। होता क्या है? रिपोज का मतलब इंक्लिनेशन एट विच बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, जहाँ पे वो स्लाइड होना चालू होती है। बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि सर एक बॉडी सपोज करो आप यहाँ रखिए, जस्ट वो स्टार्ट होना चाहिए स्लाइड होना, तो उस पर tan अल्फा क्या लगेगा? ये। फिर हमारा वो बात लगी, हमारे पूरे यहाँ पे कंपोनेंट्स बनते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या sin थीटा cos थीटा वाला। चलिए जी नेक्स्ट मोहल्ले में आते हैं, डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होते हैं ये? ठीक है, आपने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा है? प्रशांत ठाकुर, अच्छा वही होगा, किरार प्रशांत किरार, ठीक है। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जांपल के तौर पे क्या आप लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा है? क्या होता है? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। एक कार मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो उस पर क्या लगता है सेंटर की तरफ? अगर मैं ऐसे समझो ये गाड़ी मूव कर रही है तो कुछ इस तरह से कि यहाँ से अटैच है और ये मूव कर रही है, तो उस पर क्या लग रहा होगा इस तरफ? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब सेंटर की तरफ जो लगता है। एग्जांपल के तौर पे आपने घर में खाली ग्लास लिया, उसमें बॉल डाली, उसे घुमा रहे हो, अब चाहे उसे उल्टा कर दो बाहर नहीं आएगी क्योंकि वो वॉल्स पे रहेगी सेंट्रीपिटल की वजह से, ठीक है। सिंपल सी बात है सर। कहाँ गया? ये रहा। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, एग्जांपल के तौर पे आपने स्ट्रिंग से एक बॉल को बांधो, उसे घुमाया, सेम वही बात आ गई गाड़ी वाली, मगर स्पीड क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इवन दो स्पीड इज कांस्टेंट वेलोसिटी चेंजेस। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, बेसिक की बात है, फंडामेंटल बात है कि सर स्पीड अगर कांस्टेंट है वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होगी। क्यों? इट इज बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस, एंड वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगली बात क्या आई कि द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन क्या होता है? कौन सा फोर्स है? mv स्क्वायर बाय आर। अरे यार सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं पता? mv स्क्वायर बाय आर तो वही तो लिखा है, ये वाला। कौन सा फोर्स है ये? सेंट्रीपिटल फोर्स। डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, राइट सी बात है। सेंट्रीपिटल तो होता ही सर ये है। अब जरा ध्यान से देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स में मैं क्या कह रहा हूं आपसे, सेंट्रीपिटल फोर्स में और फ्रिक्शन में क्या फर्क है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई फर्क नहीं है। तीनों में कोई फर्क नहीं है। यही बात ये चैप्टर में एंड में बताता है, इंपॉर्टेंट समझो कैसे। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि सर कोई एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब इमेजिन करो ये गाड़ी जो है यहाँ पे घूम रही है हर्षित, ठीक है, घूम रही है, इसमें क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अगर ये गाड़ी घूम रही है तो घूम कैसे पा रही है? अगर आप जा रहे हैं, टर्न ले रहे हैं, तो ड्यू टू फ्रिक्शन, पहली बात। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता सर? इसका टेंजेंट तो ऐसे बनता है, तो स्ट्रेट चल जाती। टायर्स के बीच में पत्थर वत्थर आएंगे, फ्रिक्शन होगा, तभी तो गाड़ी ऐसे करके मुड़ेगी। मतलब सर ये जो सेंटर की तरफ लगता है वो तुमने क्या पढ़ा है कि वो कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। मगर अगर मुड़ पा रही है तो मतलब वो किसके बराबर हो गया? स्टैटिक फ्रिक्शन के या फ्रिक्शन के, कोई भी फ्रिक्शन है स्टैटिक, मगर मेन चीज है फ्रिक्शन के बराबर हो गया। फ्रिक्शन मान लो, ठीक है, फ्रिक्शन के बराबर हो गया। फिर हमने क्या बोला? अगर ये घूम पा रही है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी, वेलोसिटी है तो सेंट्रल फोर्स भी होगा क्योंकि mv स्क्वायर बाय आर में v आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो भी इसके बराबर हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपस में ये तीनों बात आप लोग मान के चलो क्या है? आपस में इक्वल है। आप लोग चाहें तो फ्रिक्शन में भी आप लोग लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल का तो फॉर्मूला ही ये है mv स्क्वायर बाय आर, या चाहे तो डायनेमिक सर्कुलर मोशन में भी लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाय आर। इससे आप लोग आराम से वैल्यूट करके निकालो। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो मैंने आपको पीछे बताया। समझे बात को? सो विद दिस हम लोग ये चैप्टर को एंड करते हैं।